कार्बन डाइऑक्साइड शायद हमारे लिए इनहेल करने के लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन पेड़ पौधों के लिए तो ये बेहद ज़रूरी गैस है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में इसको यूज़ करते हैं और उसके बाद ग्रो करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज़ में भी कई जगह यूज़ होता है, जैसे कि कार्बोनेटेड वाटर यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोला और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में, पब और बार जैसी जगहों में बियर को डिस्पेंस करने के लिए, ग्रीन हाउस बनाने के लिए, पॉर्क इंडस्ट्री और चिकन इंडस्ट्री में पिग्स और चिकन को बेहोश करने के लिए और फिर उनके मीट को प्रिजर्व करने के लिए। अगर किसी पैकेज्ड फूड का ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग हो तो ड्राई आइस का यूज़ होता है जो CO2 से बनती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। क्या आपने कभी सोचा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतने काम की भी गैस हो सकती है? लेकिन ब्रिटेन में BBC की रिपोर्ट के मुताबिक CO2 गैस के मैन्युफैक्चरिंग के 2 मेन प्लांट्स टीसाइड एंड चेशीर ठप पड़े हैं और 2 और प्लांट शायद ठप होने वाले हैं। और इसका कारण यूरोप में जुलाई के बाद शुरू हुआ बिजली यानी पावर का क्राइसिस है। अब ये एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस क्यों उठा? इसका जवाब है होलसेल गैसेस का प्राइस बढ़ना, और यूरोप अपनी एक कंसिडरेबल अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गैस से बनाता है। सितंबर 2021 की शुरुआत से ही जर्मनी में पावर प्राइसेस 36% और फ्रांस में 48% तक बढ़ गए थे, और अभी तो इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोप में लोगों के बिजली के बिल भी पिछले 1 महीने में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। नंबर्स में कहा जाए तो 250% से ज़्यादा। जी हाँ, 250%। जुलाई में ब्रिटेन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस एवरेज 147 पाउंड्स था, वो अब 385 पाउंड्स पर आ चुका है। और कुछ ऐसा ही हाल जर्मनी, बेल्जियम और यूरोप के बाकी देशों में भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम यही डिस्कस करेंगे कि यूरोप में इस बढ़ते पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का कारण क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले यूरोप के इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए। न्यूक्लियर के बाद दूसरी सबसे बड़ी सप्लाई यूरोप की गैस से होती है, 545 टेट्रावाट आवर्स की। न्यूक्लियर की कैपेसिटी ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि फ्रांस का अराउंड 73 to 74% पावर प्रोडक्शन न्यूक्लियर एनर्जी से होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। फिलहाल करंट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा प्राइस पे करने वाले जर्मनी और बेल्जियम के पावर सेक्टर की बात करें तो बेल्जियम में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का हिस्सा बहुत ही कम है, 0.05% से भी कम। तो जैसा कि इन दोनों देशों में आप देख सकते हैं कि गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, और कुछ ऐसा ही रेशियो यूरोप के लगभग ज़्यादातर देशों का है। कहीं थोड़ा कम है तो कहीं थोड़ा ज़्यादा, पर ओवरऑल दशा यही दर्शाती है कि गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और पूरे यूरोप की अराउंड 1/5 इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नेचुरल गैस से होती है, जिसे प्राइमरीली 2 कंट्री सप्लाई करते हैं। सबसे पहला रशिया, जो कि यूरोप की 1/3 यानी 1/3 हिस्से को नेचुरल गैस की सप्लाई करता है, और दूसरा है नॉर्वे, जो यूरोप की 1/5 ऑफ गैस की डिमांड पूरा करता है। तो दोस्तों, पहला कारण तो ये है कि 2019 में पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक शटडाउन था, जिसकी वजह से यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया था। फिर 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के आने की वजह से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ने लॉकडाउन लगाया, इंक्लूडिंग यूरोप। जुलाई 2020 के बाद से कुछ इंडस्ट्री ओपन तो हुई, पर टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्टूबर 2020 के बाद भी पॉज यानी एक ठहराव के मोड में था, क्योंकि कई देशों ने ट्रैवल के हिसाब से कंट्रीज की व्हाइट लिस्ट जारी कर रखी थी कि इन देशों में सिर्फ इस देश के लोग आ सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्राज़ील के यहाँ पर केसेस बढ़ने से कई कंट्रीज ने ब्राज़ीलियंस को अपने यहाँ आने से रोक रखा था। और आप सभी जानते हैं कि यूरोप टूरिज्म का कितना बड़ा हब है। तो एक तो रीज़न ये था कि लगातार 2 सालों से एनर्जी की डिमांड में होती गिरावट, जिसके लिए फिर रशिया, नॉर्वे ने इस साल के विंटर से पहले के स्टॉक को उतना ध्यान नहीं दिया। और जैसे इंडिया में गर्मियों में लोगों के बिजली के बिल फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशनर, पंखों की वजह से बढ़ जाते हैं, उसी तरह यूरोप में ठंड की वजह से गीज़र, हीटर, ब्लोअर और इन सभी डिवाइसेस में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है। एक रिसर्च फर्म वुड मैकेंजी के मुताबिक इस साल के जनवरी से लेकर जुलाई तक में भी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का इंपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 15% कम किया, जिसके बाद रशिया ने इसकी सप्लाई एशियन नेशंस को देनी शुरू कर दी, स्पेशली चाइना और जापान को। दूसरा फैक्टर है लेस सप्लाई का। साइबेरिया, जो रशिया से गैस सप्लाई का एक रिजर्वायर प्लेस है, वहां लास्ट ईयर अगस्त और इस साल जुलाई में ब्लास्ट हो गए, कई इक्विपमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो सप्लाई की भी शॉर्टेज हो गई। तो एक तो लेस सप्लाई
और दूसरा एशिया से ज़्यादा डिमांड हो जाना। ये दोनों रीजंस हैं। तीसरा रीजन है विंड एनर्जी और उसकी कमी। प्राइमरीली कहे तो हवा और इसकी इंटेंसिटी की कमी। अगर आप यूरोप के उस पावर जनरेशन को याद करें तो यूरोप की तीसरी सबसे ज़्यादा पावर विंड एनर्जी से आती है, तकरीबन 15% के आसपास। जर्मनी में तो जैसा हमने दिखाया कि ये 27% तक ही है और तकरीबन 16% के आसपास ब्रिटेन में ये रेशियो है। और इस पूरे साल विंड यानी हवा बहुत ज़्यादा स्टिल रही, यानी बहुत ही कम इसका इंटेंस मूवमेंट हुआ। एक रिसर्च फर्म ICIS ने द इकोनॉमिस्ट को यह बताया कि जर्मनी में इस साल के सितंबर के पहले 2 हफ्ते में विंड एनर्जी से होने वाला जनरेशन बीते पिछले 5 सालों में एवरेज से 50% कम हुआ है। तो अगर इसे आधा भी मान लें तो ये सप्लाई यूरोप के लिए 8% और जर्मनी के लिए तो 14% पर आ जाती है। और इसका चौथा कारण है कोल। यूरोपियन कंट्रीज ने इस साल कोल परचेज करना चाहा ताकि वो अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा कर सकें। तो कोल के प्राइसेस चाइना की वजह से हाई थे, क्योंकि चाइना अपनी पावर जनरेशन के लिए कोल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है। लास्ट ईयर ही जब दुनिया के सारे देशों की कैपेसिटी मिलाकर तकरीबन 37.8 गीगावाट्स के कोल प्लांट्स बंद किए, तो दूसरी तरफ चाइना ने 38.4 गीगावाट के कोल पावर प्लांट्स को चलाना शुरू कर दिया। अब इससे दुनिया का 75% कोल चाइना के पास है, इंपोर्टेड और उसका खुद का मिलाकर। तो यूरोप इस साल कोल से भी पावर उतने बड़े तौर पर नहीं बना सकता, क्योंकि फिर उसमें भी ज़्यादा पैसे लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग सरकारों द्वारा इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ब्रिटेन के मिनिस्टर फॉर बिजनेस, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी क्वासी क्वार्टेंग ने पावर सप्लाइंग कंपनीज के लिए जो मेनली गैस ऑपरेटेड हैं उनके लिए स्टेबल बैक्ड लोन देने की बात की है, क्योंकि इसका सबसे बैड हिट ब्रिटेन को ही लगा है, क्योंकि ब्रिटेन अपनी 40% एनर्जी का हिस्सा गैस से पूरा करता है। स्पेन की पेड्रो गवर्नमेंट ने एनर्जी कंपनीज पर ही प्रॉफिट और टैक्स कट के सस्पेशन में रेट डालने की बात कही है, और इससे उनका प्लान है कि 3 बिलियन यूरोस इस रेट से रिकवर किए जाएंगे जो कस्टमर्स को दिए जाएं। इसके साथ ही पेड्रो ने कहा कि पब्लिक को पावर टैक्स में 1.4 बिलियन यूरो तक के रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। स्पेन में पिछले 12 महीनों में बिजली के दाम 35% तक बढ़ चुके हैं। इटली की गवर्नमेंट ने अराउंड 1.2 बिलियन यूरोस का डायरेक्ट फंड लोगों को दिया, ताकि जो प्राइसेस 40% तक बढ़ सकते थे उनमें 20% का रिलैक्सेशन हो सके। इसके साथ ही इटली ने यूरोपियन कमीशन को एनर्जी को बेटर रेगुलेट करने के लिए प्रपोजल रखा है। जर्मनी ने 2011 में शुरू की रशिया की स्टेट ओन्ड गैस कंपनी गुस्प्रॉम के साथ नॉर्थ स्ट्रीम AG प्रोजेक्ट के सेकेंड पार्ट को जल्द से जल्द पूरा करने में लगा है, ताकि फिर से ऐसी क्राइसिस में सप्लाई अफेक्टेड ना हो। बाकी यूरोपियन यूनियन के नेशंस की रिसेंटली एक मीटिंग हुई, जिसमें EU की एनर्जी कमिश्नर कार्ड्री सिम्पसन ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप के देश जल्द से जल्द रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाएं, ताकि गैस और कोल पर डिपेंडेंसी एक बैकअप के तौर पर रखी जा सके। एक इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि हो सकता है कि इस साल क्रिसमस पर कुछ चिकन या टर्कीज 1 साल की लाइफ और भी ज़्यादा देख लें, क्योंकि उन्हें कट करने से पहले और फिर मीट को प्रिजर्व करने के लिए CO2 की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ज़्यादातर प्लांट्स यूरोप में हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइस के चलते बंद पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी यूरोप की गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। आपके हिसाब से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ऐसे कौन से स्टेप्स ले सकती हैं जिससे वो इस क्राइसिस से बाहर आ सकें? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।